प्रिय विद्यार्थियों, देखो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है और ये दुष्यंत कुमार की गज़ल है। इन गज़लों में क्या अर्थ है, क्या भावार्थ है, इन गज़लों का हम आपके सामने प्रकट करेंगे। तो देखो, ये गज़ल हम पहले से भी पढ़ाते आ रहे हैं। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। पहली गज़ल ले देते हैं हम। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कितनी अच्छी इनकी गज़ल है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। देखो, ये प्रस्तुत गज़ल है दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। साये में धूप काव्य संग्रह से ली गई है और इसमें एक अन्योक्ति के माध्यम से जो हमारा ये समकालीन परिवेश है, उस समकालीन परिवेश को लक्ष्य करके क्षोभ व्यक्त किया गया है। तो देखो कवि क्या कहते हैं। कवि कहता है कि जो अभावग्रस्त व्यक्ति होता है, अभावग्रस्त व्यक्ति मन में अनेक इच्छाएं रखता है। उसकी अनेक इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। मनुष्य की, अभावग्रस्त व्यक्ति की मन में अनेक आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं। वह लगातार कामनाएं करता रहता है, परंतु उसे मनचाही उपलब्धि नहीं हो पाती है। वह कामना करता है पर उसे मनचाही उपलब्धि नहीं हो पाती है। जो हम मन में सोचते हैं वो हमारी पूरी नहीं होती है। समाज में सामान्य वर्ग के जो लोग होते हैं, समाज में सामान्य वर्ग के लोगों में जो भौतिक साधन होते हैं, उन भौतिक साधनों को जोड़ने की एक आपाधापी मची रहती है। भौतिक साधनों को जोड़ने की एक आपाधापी मची हुई है लोगों में। भौतिक साधनों को जुटाने में लगे हुए हैं। कवि कहते हैं कि एक गुड़िया कई खिलौनों की लालसा रखती है। एक गुड़िया होती है, वह कई खिलौनों की लालसा रखती है, लालसा करती है। वह कई कठपुतलियों को प्राप्त करना चाहती है, परंतु वह अपनी सीमा और सामर्थ्य को नहीं जानती है। अपनी सीमा को नहीं जानती है, अपनी क्षमता को नहीं जानती है, अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचानती है कि मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य है। और वह सामान्य वर्ग के लोगों की आपाधापी को देख करके, जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनकी आपाधापी को देख करके कवि को आश्चर्य हो रहा है। वह लोगों की ऐसी नासमझ या नादानी देख करके वह परेशान सा हो रहा है। वह हैरान हो गया है, परेशान हो गया है। उनकी ऐसी नासमझ या नादानी को देख करके वह परेशान हो रहा है, वह हैरान हो गया है। तो देखो, इसमें क्या है कि मैं बता देता हूं कि जो नेता होते हैं वो अपने इशारे पर लोगों को चलाते रहते हैं। क्योंकि इसमें नेता हैं, जो नेताओं की एक व्यवस्था पर एक व्यंग किया गया है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसी प्रवृत्ति को उभरते देख करके कवि ने ये हैरानी व्यक्त की है। और इसमें गुड़िया और कठपुतलियों का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है।
भौतिकतावादी प्रवृत्ति जो समाज में बढ़ रही है, उसको लेकर जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, उस संवेदनशील व्यक्ति की बेचैनी की व्यंजना की गई है, बेचैनी की व्यंजना की गई है। तो देखो, अब हम अगला पद लेते हैं। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार। अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। दरार कहते हैं जब दीवार के दो भाग फट जाती है, दीवार तड़क जाती है, उसे कहते हैं दरार। इश्तिहार कहते हैं जो विज्ञापन सूचना वगैरह होते हैं उनको इश्तिहार बोलते हैं, पंफलेट लगा देते हैं। तो देखो इसमें क्या है, कभी कहना चाहते हैं कि आपसी भेदभाव कम होने या नहीं दिखाई देने का इसमें वर्णन किया गया है। कभी आपसी भेदभाव कम होने और ना दिखाई देने का वर्णन किया गया है कि इसमें आपसी भेदभाव नहीं है, प्रतीक रूप में कहते हैं। तो देखो, घर की हर दीवार पर चिपके ही इतनी इश्तिहार हो गई है, अब किसी को भी नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। तो देखो, कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि घर की दीवारों में कई दरारें हैं, दरारें पड़ जाती हैं। पहले तो वे एकदम क्लियर दिखाई देती हैं, साफ दिखाई देती हैं, परंतु अब वे दिखाई नहीं देती हैं। अब दिखाई नहीं देती हैं, क्यों? क्योंकि लोगों ने उन पर इतने पंपलेट, इतने इश्तिहार चिपका दिए कि वे दरारें एकदम अदृश्य हो गई हैं, छिप चुकी हैं पंपलेट और इश्तिहारों के द्वारा। कभी प्रतीक रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो हमारे देश रूपी घर में भेदभाव की अनेक दीवारें हैं, भेदभाव की अनेक दीवारों पर दरारें हैं, परंतु उन भेदभावों को दबाने की अनेक कोशिश हो रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। इस कारण वे दरारें अब किसी को भी नहीं दिखाई दे रही हैं। जो वे दरारें हैं अब किसी को दिखाई नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इश्तिहार और पंपलेट वगैरह उस पर चिपका दी गए हैं। क्योंकि जो मनुष्य की भावना है उनको दबाने का प्रयास किया गया है, प्रयास हो रहा। तो देखो, हमारे देश में, इस भारत देश में, समाज में कितनी बुराइयां हैं, परंतु उन बुराइयों को छिपाने के प्रयास चल रहे हैं। ऐसे दिखावे की जो प्रवृत्ति हैं वो कवि ने इन पर व्यंग्य किया है, आक्षेप किया है। इसमें अनुप्रास, समासोक्ति, अलंकार आदि का प्रयोग किया गया है। हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। देखो, इसमें कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सामाजिक स्थिति तथा प्रशासन तंत्र की कमियों पर व्यंग्य किया गया है, आक्षेप किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था अनेक विसंगतियों से दूषित हो चुकी है। भ्रष्टाचार का विकराल रूप व्यवस्था को खोखला कर रहा है। भ्रष्टाचार का जो विशाल रूप है वह व्यवस्था को, हमारी जो व्यवस्था है उसको खोखला कर रहा है। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद इन समस्याओं का निवारण हो जाने की ये आशा थी, परंतु वह पूरी नहीं हुई है।
स्वतंत्रता मिलने के बाद इस समस्याओं का निवारण होने की हमें आशा थी कि हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, ये हमें पूरी आशा थी। अब ऐसा कुछ बदलाव होकर, ऐसा बदलाव होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। सामाजिक कल्याण की ऐसी गंगा बहनी चाहिए जिससे जो पीड़ित जनता है उस पीड़ित जनता को कुछ सहायता मिल सके, राहत मिल सके, तथा देश में व्याप्त जो विसंगतियां हैं उनका समाधान हो सके, निवारण हो सके। देखो इसमें क्या है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में निरंतर रूप से, लगातार रूप से समस्याएं बढ़ रही हैं। इन समस्याओं से सारे भारत के लोग एकदम निराश हो चुके हैं। सारे भारत के लोग एकदम निराश हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का रोग है वो पर्वत की तरह विशाल, बेरोक टोक बढ़ता ही जा रहा है। इसे मिटाने का हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसमें क्या है, राजनेता हैं तो राजनेताओं की कर्तव्य निष्ठा, प्रशासन की ईमानदारी से ही जन कल्याण की गंगा बह सकती है। अगर प्रशासन में अगर ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति हैं हमारे प्रशासन में, तो वे व्यक्ति ही जन कल्याण की गंगा बहा सकते हैं। जो सामान्य जनता के दुखों का निवारण भी तभी हो सकता है। इसमें प्रतीकात्मक भाषा है और भावों की अभिव्यक्ति की गई है। अनुप्रास, समासोक्ति, उपमा आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। अगली गजल लेते हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। देखो, प्रस्तुत अपतन दुष्यंत कुमार द्वारा रचित साई में धूप कविता से उद्धृत है। इसमें जो व्यक्ति सावधान नहीं रहते हैं, सावधान रहने से मतलब असावधानी से लापरवाह होते हैं, लापरवाह रहने से हानि हो जाने का भाव इसमें प्रकट किया गया है कि व्यक्ति को लापरवाह नहीं होना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसमें कवि प्रतीक रूप में क्या कहते हैं, बाढ़ की संभावनाएं सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। कवि प्रतीक रूप में कहते हैं कि जब बाढ़ आने की पूरी संभावना हो जाती है तो ऐसे स्थान पर कभी भी हमको घर नहीं बनाना चाहिए। जब जहाँ स्थान पर बाढ़ आने की संभावना, तो वहाँ घर क्यों बनाएं? वहाँ पर घर नहीं बनाना चाहिए जहाँ पर बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव होता है। हमें पता है कि बाढ़ आ रही है तो हम उस पर घर क्यों बनाएं? अगर घर बनाएंगे तो बह जाएंगे। तो नदी किनारे घर बनाने से तो वह बाढ़ आने पर बह जाएगी और हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। जब हमें पता है कि कोई काम को करने से हानि होगी, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो लापरवाही रख करके वे काम नहीं करना चाहिए। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। समझदार व्यक्ति को भविष्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, हमारे साथ हानि हो रही है या लाभ हो रहा है। जानबूझकर जो ये आपदा हैं, विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, उनको मोल लेना कोई समझदारी का काम नहीं है। ये अपने हित के साथ समाज हित का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि अपने हित के साथ साथ समाज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखो, इसमें हम हमारे देश की बात नहीं कर रहे हैं। विश्व में मानव सभ्यता का विकास नदियों के किनारे से हुआ है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मानव सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ है? नदियों के किनारे से हुआ है। नदियों के किनारे जो शहर हैं, उन बड़े बड़े शहर, उनका विकास हुआ है। परंतु कवि का कहने का भाव ये कि ऐसी नदी से है जो
जरा सी मतलब थोड़ी सी वर्षा से और वो बड़ा रूप ले लेती है। ऐसी नदी जो थोड़ी वर्षा से और ऐसा रूप ले लेती है जिससे कि बाढ़ आने की संभावना बन जाती है, ऐसी नदियों से। अब ऐसी नदी कहाँ है? जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, अनेक आबादी क्षेत्र हैं जो समस्याग्रस्त हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में सावधानी की जरूरत है। अब हम अगली गजल लेते हैं। देखो, होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, हर परकटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, हर परकटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। देखो, इन पंक्तियों में लोगों में संघर्ष करने की भावना को लेकर कवि ने उन्हें कोशिश करने का संदेश दिया है, प्रयास करने का संदेश दिया है। तो देखो, कवि दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि यदि समाज के गरीब लोग, निर्धन लोग जिनका दमन हो रहा है, एवं मध्यम वर्गीय, निम्न एवं मध्यम वर्गीय लोग, उनके हृदय में संघर्ष करने की, सामाजिक उन्नति की चेतना बढ़ रही है। सामाजिक उन्नति की चेतना बढ़ रही है, संघर्ष करने की चेतना बढ़ रही है निम्न दलित वर्ग के लोगों में। तो उन्हें कोशिश करने की और भी प्रयास करना चाहिए, कोशिश करने देना चाहिए उनको, उनकी सहायता करनी चाहिए कोशिश करने में, उनके लिए उत्साह बढ़ाना चाहिए कि वो प्रयासरत रहें, संघर्ष करते रहें। हर परकटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। कवि कहते हैं कि पंख कट जाने पर भी यदि पक्षी के शरीर में उड़ान भरने की चेतना उत्पन्न हो जाए, पंख कट जाए और फिर भी उस पक्षी के अंदर उड़ान भरने की एक चेतना उत्पन्न हो जाए, तो वह उड़ने की कसरत करने लग जाए, तो उसे कोशिश करने में हमको पूर्ण तरह से सहयोग करना चाहिए, जिससे कि वो उड़ सके। कहते हैं ना, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, बेसहारा एवं कमजोर व्यक्ति को सहायता दे करके उसके आत्मा की उन्नति का प्रयास करने देना चाहिए कि हमें बेसहारा लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, प्रयास कराना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। इसमें क्या है कि हृदय में, हमारा जो हृदय होता है उस हृदय में संघर्ष करने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए, और अगर हमारे अंदर उत्साह है संघर्ष करने का तो हम सफल हो सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए और कोशिश में ही सफलता मिलती है। इसमें क्या है, उच्च वर्ग एवं प्रशासन को कमजोर वर्ग के उद्धार में सहयोगी बनने का संदेश दिया गया है कि उच्च वर्ग को निम्न वर्ग की सहायता करनी चाहिए। तो इसमें ये संदेश दिया गया है। भाषा भावों के अनुकूल है, इसमें अनुप्रास संयुक्त अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।